नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर नंबर 7 हल करने वाले हैं। 30 बहुत ही शानदार और जटिल प्रश्न हिंदी व्याकरण के, जो कि आपके रीट प्री एग्ज़ाम के लिए, रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड CET, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम या अन्य कोई जो भर्तियां हैं जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द हैं जिसमें से आपको शुद्ध शब्द देखना है। श्रृंगार, मध्याह्न, अंतर्धान और महात्म्य। तो इनमें से देखो 3 शब्द तो कैसे है, अशुद्ध है, और एक शब्द कैसा है, शुद्ध है। तो मित्रों, मध्याह्न जो शब्द है, मध्याह्न को इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। मध्याह्न जो शब्द है, इसको यहाँ पर है जो है इसके न के नीचे, है के नीचे न लगता है, न कि साइड में, तो ये गलत हो गया। श्रृंगार में ये आपको श्रृंगार जो लिखा हुआ है, इसमें ये जो 2 आपको लाइनें दिख रही है, इनमें एक ही लगता है, तो ये भी गलत हो गया। महात्मा में ये प्रत्यय लगाने पर महात्म्य शब्द बनता है, इसमें मैं आ की मात्रा आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आपके सिर्फ अंतर्धान जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। हम कई जगह इस शब्द को पढ़ते हैं अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान जो शब्द है ये अशुद्ध होता है, अंतर्धान शब्द शुद्ध होता है साथियों। तो बिल्कुल आपके पहले प्रश्न में विकल्प नंबर जो 3 है आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। शुद्ध विलोम युग्म नहीं है। उपचय का अपचय, आवृत्त का अनावृत्त, जय का पराजय और वाम का उत्तर। तो इनमें से शुद्ध विलोम युग्म कौन सा नहीं लग रहा है मित्रों? यदि आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेवल 1 या लेवल 2 की, तो उसके लिए स्टडी विद PN लोधा एप्लीकेशन पर कोर्स चलाया जा रहा है। वर्तमान में लगभग आप यूँ मानिए लेवल 1 के और लेवल 2 के 50 से अधिक टेस्ट उस पर डाले जा चुके हैं। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को जो है कर सकते हो। तो देखो, जय का विलोम पराजय होता है, जय मतलब जीत, ठीक है। आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है, उपचय का विलोम अपचय होता है, लेकिन वाम का जो विलोम है ये उत्तर नहीं, बल्कि वाम का जो विलोम है इसका क्या होता है, दक्षिण होता है साथियों, न कि उत्तर। वाम और उत्तर तो एक ही चीज है। प्रश्न संख्या 2 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? शिलाखंड, गिरी, पाहन और उपल। तो देखो, पत्थर के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, पाहन, उपल, शिलाखंड, ये तीनों ही पत्थर के पर्यायवाची है। लेकिन गिरी जो शब्द है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि गिरी शब्द तो पर्वत का पर्यायवाची है मित्रों, ठीक है, न कि पत्थर का। इस वजह से प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा? दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। किसकी दृष्टि से? प्रत्यय की दृष्टि से। सुंदरता, चचेरा, चढ़ाव और भारतीय। तो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए। देखो, प्रत्यय की दृष्टि से जो असंगत है वो है तीसरा विकल्प, क्योंकि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक होता है तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर सुंदरता में मूल शब्द क्या है? सुंदर। चचेरा में मूल शब्द क्या है? चाचा। और भारतीय में मूल शब्द क्या है? भारत, ठीक है। अब भारत, चाचा और सुंदर, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो तो आपके कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित। और आपके जो क्रिया के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। तो ये जो चढ़ाव है, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत, ठीक है। चढ़ाव में चढ़ना शब्द मूल है और चढ़ना क्या है? क्रिया है। तो इस वजह से ये क्या हुआ? असंगत हुआ। चौथे प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ घूमने से लिया जाएगा? प्रति, वि, परि और उप। तो देखो, हार एक शब्द है और इसमें हम देखो एक ऐसा उपसर्ग लगाएंगे जिससे इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? घूमना।
तो इसमें प्रतिहार, प्रतिहार अगर प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो क्या प्रतिहार का मतलब घूमना होता है? नहीं। फिर वी लगा के देखते हैं तो शब्द बनता है विहार, और बिल्कुल विहार का अर्थ किससे लिया जाता है? घूमने से लिया जाता है। तो जो आपके पांचवा प्रश्न है इसमें दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। अभ्यारण्य, दवाइयाँ, तदनुकूल और वर्ष ऋतु। तो देखो, जो शब्द अशुद्ध है, वर्ष ऋतु जो शब्द है वर्षा प्लस ऋतु से ये शब्द बना है, बिल्कुल सही बना है। दवाइयाँ बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है। बाकी अगर हम दवाई लिखे तो दवाई में बड़ी ई आता है, लेकिन दवाइयाँ में छोटी ई आता है, तो ये भी शब्द शुद्ध है। तत् प्लस अनुकूल तदनुकूल बनता है, और अभि प्लस अरण्य, अभ्यारण्य जो शब्द है अभ्यारण्य, अभी क्या सॉरी अभय प्लस अरण्य से अभ्यारण्य शब्द बनता है, अभय प्लस अरण्य, तो शब्द अभ्यारण्य नहीं अभयारण्य बनता है। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या रहेगा साथियों? अभयारण्य। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। ये जो आपके पहला विकल्प है ये अशुद्ध है, तो यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 में। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत परेशान करना के लिए उपयुक्त है। नाक रगड़ना, नाक रख लेना, नाक में दम करना और नाक कटना। देखो, चारों ही जो विकल्प है एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये मुहावरे एक जैसे आपको दिख रहे होंगे विकल्पों में, लेकिन चारों के ही अलग अलग अर्थ है साथियों। बहुत परेशान करना का जो मुहावरा है वो है नाक में दम करना, कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि उसने नाक में दम कर रखा, मतलब बहुत परेशान कर रखा है। तो सातवें प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न पूछ रहा है, ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उपयुक्त कहावत होगी। अंधों में काना राजा, अज्जल गगरी छलकत जाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। ये जो चार यहाँ पर कहावतें हैं या फिर लोकोक्तियाँ हैं, इसमें ओछा आदमी अधिक इतराता है, इसका अर्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो मित्रों, आठवें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ओछा आदमी जो है ये अधिक इतराता है, इसका सटीक अर्थ निकालती है ये लोकोक्ति। आठवें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट नौवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, साधारण, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर प्राय कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह या संबोधक चिन्ह। देखो, साधारण वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो या फिर संयुक्त वाक्य हो, जब ये पूरे होते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई मोहन बाजार गया, ठीक, मोहन बाजार गया ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है ये, तो फिर बाद में अपन ये इस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं। नौवें प्रश्न का आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, यह वाक्य है साधारण, इच्छार्थक, संयुक्त या मिश्र? तो देखो, क्या वाक्य क्या है? दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो शब्द बीच में आ रहा है दो वाक्यों के बीच में, और एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल ये आश्रित वाक्य है बाद वाला, तो बिल्कुल साथियों ये आश्रित वाक्य किस में रहता है? मिश्र वाक्य में। 10वें प्रश्न का चौथा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। 11वां प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है। चतुर का मूढ़, कायर का डरपोक, आर्द्र का शुष्क, उपसर्ग का प्रसर्ग। तो इनमें से जो अशुद्ध विकल्प है विलोम की दृष्टि से, भाई आर्द्र का शुष्क होता है, चतुर का मूढ़, मूढ़ मतलब मंदबुद्धि, उपसर्ग का प्रसर्ग होता है, लेकिन कायर और डरपोक दो ये तो पर्यायवाची शब्द है ना, ये कोई विलोम शब्द थोड़ी है। तो फिर ये क्या हुआ? विलोम की दृष्टि से अशुद्ध हुआ। 11वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 12 है, किस विकल्प में सभी पर्याय एक ही शब्द के नहीं हैं? पहला विकल्प है मनोज, अनंग, रतिपति और मधुमास। दूसरा है मधुप, मधुकर, अली और भृंग। तीसरा है शिव, पशुपति, नीलकंठ और त्रिनेत्र। और चौथा है भूप, महीप, महीपाल और नरेश। तो मित्रों,
चौथा विकल्प देखें तो भूप, महीप, महीपाल और नरेश, ये सभी किसके पर्यायवाची है? ये राजा के पर्यायवाची है साथियों। ठीक है, बिल्कुल एक के ही है। शिव, पशुपति, नीलकंठ, त्रिनेत्र, ये जो है भगवान शंकर के पर्यायवाची है। मधुप, मधुकर, अली और भृंग, साथियों ये जो है ये भंवरे के पर्यायवाची है चारों ही। लेकिन यहाँ जो पहला विकल्प है इसमें सभी शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यहाँ मनोज, अनंग, मधुमास और रतिपति। तो साथियों रतिपति तो ये आपके जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ये मनोज है, अनंग है, मधुमास है, ये तो कामदेव का पर्यायवाची है। लेकिन रतिपति तो आपके इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। इस वजह से आपके 12वें प्रश्न में पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न पूछ रहा है प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। कठिन प्लस ये काठिन्य, जीव प्लस इक जैविक, इकल प्लस ओता इकलौता, रक्षा प्लस अक रक्षक। तो देखो जो प्रत्यय की दृष्टि से आपको अशुद्ध दिखे वो प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे। मित्रों कठिन शब्द में जब हम ये प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? काठिन्य। जीव शब्द में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? जैविक। रक्षा शब्द में अक प्रत्यय लगने पर रक्षक शब्द बनता है। और इकलौता जो शब्द है इकल प्लस ओता नहीं, एकल प्लस ओता होता है, न कि इकल प्लस ओता। तो इस वजह से ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 13 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन से विकल्प में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दरअसल, अनजान, आविष्कार और परदेशी। तो विदेशी भाषा का उपसर्ग इनमें से किस विकल्प में है? साथियों यहाँ जो अनजान, परदेशी और आविष्कार है इसमें विदेशी भाषा के उपसर्ग नहीं है। लेकिन दरअसल में जो दर उपसर्ग लगा हुआ है ये एक विदेशी भाषा का उपसर्ग है। तो 14वें प्रश्न का आपके पहला विकल्प आंसर है। बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 15 की ओर। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार से बहुत बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 15वां प्रश्न है कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है तुलसीकृत, पदच्युत, पंचामृत और ऋणमुक्त। तो कर्ण तत्पुरुष समास को देखने से पहले हम इसका कारक चिन्ह देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, इसके कारक चिन्ह हैं। अब देखो अगर हम समास विग्रह करें इनका तो पहला जो विकल्प है इसको देखते हैं तुलसीकृत। तो तुलसीकृत का समास विग्रह क्या होता है? तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, के द्वारा आ रहा है, बिल्कुल आपके पहला ही विकल्प जो है ये कर्ण तत्पुरुष समास में आ जाता है। 15वें प्रश्न का पहला विकल्प आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न पूछ रहा है किस विकल्प में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? घृतान्न, घृत से पका हुआ अन्न, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, दयाद्र, दया से आद्र, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। तो मित्रों समास विग्रह सही नहीं हुआ है। पहला विकल्प देखते हैं घृतान्न। घृतान्न का अगर हम विग्रह करें तो घृत से पका हुआ अन्न गलत है ये, क्योंकि घृत से नहीं घृत में पका हुआ अन्न। अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है और इसका समास विग्रह क्या होता है? घृत में पका हुआ अन्न। बाकी कवि पुंगव का कवियों में पुंगव होगा, दयाद्र का दया से आद्र होगा और प्राप्तोदक का उदक को प्राप्त होगा। पहला विकल्प यहाँ गलत है, इस वजह से 16वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर है। 17वें प्रश्न को देखेंगे। यण संधि का विकल्प है। कौन सी संधि का? यण संधि, जो आपके स्वर संधि का ही एक भेद है। सत्यासत्य, स्वाधीन, खंडान्वय और प्रत्याशा। तो मित्रों सत्यासत्य को देखें तो सत्य प्लस असत्य, ये आपके सत्य प्लस असत्य दीर्घ संधि का उदाहरण है, यण का नहीं है। स्व प्लस अधीन, ये भी आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है, यण का नहीं है। खंड प्लस अन्वय, ये भी आपके दीर्घ का है, न कि यण का। प्रत्याशा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस आशा बराबर शब्द क्या बनेगा? प्रत्याशा। और ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, ऐसे में क्या होता है? यण संधि हो जाती है। तो बिल्कुल 17वें प्रश्न में जो चौथा विकल्प है ये यण संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17 में चौथा विकल्प आंसर है। 18वां प्रश्न देखेंगे। अविनाश कॉलेज जाकर आया है, वाक्य काल की दृष्टि से है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। देखो अविनाश कॉलेज जाकर आया है, आया है मतलब कार्य पूरा हो चुका है। अब ये
पूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण तो रहेगा नहीं, आसन्न, पूर्ण और सामान्य। अगर मित्रों अगर वाक्य होता अविनाश कॉलेज जाकर आया तो फिर ये सामान्य भूतकाल में चला जाता। वाक्य होता अविनाश कॉलेज जाकर आया था, ऐसा हो जाता तो वाक्य पूर्णभूत में चला जाता। लेकिन आया है मतलब क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, और जहाँ पर ये पता चले कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई हो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है, आसन्न भूतकाल में। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 में दूसरा विकल्प आंसर होगा। बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण से भाववाचक बना है? अहंकार, लाली, थकावट और निकटता। तो ये जो चार शब्द है इसमें विशेषण से भाववाचक कौन सा बना है? भाई थकावट में थकना मूल शब्द है। अब थकना कोई विशेषण है क्या? जी नहीं। निकटता में निकट मूल शब्द है। अब निकट क्या कोई विशेषण है? जी नहीं। लाली में लाल शब्द मूल है, और लाल शब्द क्या विशेषण है? बिल्कुल है। लाल में ई प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है लाली, और मित्रों इस वजह से लाल शब्द क्या है? विशेषण। ई प्रत्यय लगाने पर क्या बन गया? ये लाली, जो कि भाववाचक बना है। तो बिल्कुल 19वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही है। बाकी अहंकार में अहम शब्द से अहम प्लस कार, तो अहम कोई विशेषण नहीं है, इस वजह से ये भी गलत है। 19वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चित्रकार, प्रगट, पिपासा और शाक। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। 20वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है प्रगट, ये एक तद्भव शब्द का उदाहरण है साथियों। 20वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही रहेगा। 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न है, चिन्ह प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथन है। जो चिन्ह प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथन आपको लगे वो देखना है। ठीक है, पहला विकल्प, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इति श्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। तीसरा है किसी को पुकारने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा है वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी देख लिया था। किसी को पुकारने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह, जी नहीं, विस्मय बोधक चिन्ह का तो प्रयोग जो है आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष इत्यादि के लिए किया जाता है साथियों। तो ये फिर तीसरा विकल्प क्या हो गया? असत्य कथन। बाकी संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं, और कोई अध्याय या ग्रंथ समाप्त होता है तो उस पर इति श्री चिन्ह लगाते हैं। तो विकल्प आपके जो तीसरा है 21वें प्रश्न का आंसर है साथियों। 22वें प्रश्न को देखेंगे। 22 में है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? जहाँ वर्षा जाएगी वहाँ ज्योत्सना भी जाएगी। महेंद्र चतुर है और कर्मेंद्र मूर्ख। यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती। और अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। तो देखो संज्ञा उपवाक्य ये आपके मिश्र वाक्य का भेद है। जो मिश्र वाक्य होता है ना, इसके तीन भेद होते हैं। एक तो संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण उपवाक्य और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ दूसरा विकल्प तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि ये तो आपके संयुक्त वाक्य है। महेंद्र चतुर है और कर्मेंद्र मूर्ख, ये तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब पहला, तीसरा या चौथा, तो मित्रों संज्ञा उपवाक्य यदि आपसे पूछा जाए तो संज्ञा उपवाक्य जो है अधिकतर 99% की शब्द से जुड़ा है। और बिल्कुल यहाँ पर भी अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो, ये एक संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। किसका भेद है? संज्ञा उपवाक्य मिश्र वाक्य का भेद है। तो आपके प्रश्न नंबर 22 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? सूर्य, पूर्व दिशा और उदय। देखो उद्देश्य का मतलब कर्ता से लिया जाता है। अब देखो कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अब यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? सूर्य के बारे में, मतलब सूर्य ही क्या रहेगा यहाँ पर? उद्देश्य रहेगा। विकल्प ए का आपके 23वें प्रश्न का आंसर है भाई। 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो सरल वाक्य का मतलब है जहाँ एक ही उद्देश्य
और एक ही विधेय हो, या एक से अधिक उद्देश्य हो लेकिन विधेय एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, ये आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सुशील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा, ये आपके मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आपको क्या देखना है, सरल वाक्य। तो पहला या तीसरा मित्रों, प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, इसमें बिल्कुल ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। 24 में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। 25 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, कवित्री, रचयिता और दुरावस्था। तो आप एक बार शब्द, मतलब मैंने बोला उस पर मत जाइए, आप शब्दों को देखिए। तो अगर हम देखें आशीर्वाद शब्द में को जब हम लिखते हैं तो आशीर्वाद, इस प्रकार से आशीर्वाद को लिखा जाता है साथियों। आशीर्वाद ये गलत है। कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, ये भी गलत हो गया। क्या होता है? कवयित्री। इस प्रकार से शब्द को शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। ठीक है, ये में एक ही मात्रा लगती है, तो ये भी गलत हो गया। बिल्कुल आपके जो दुह प्लस अवस्था दुरावस्था जो शब्द है ये एक शुद्ध शब्द है। चौथा विकल्प 25वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न है, सही विलोम है निराशा का दुराशा, जीव का सजीव, आरवी भाव का तिरोभूत और कृपण का उदार। तो इनमें से बताइए, इनमें से सही विलोम कौन सा है? साथियों देखिए, निराशा और दुराशा दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये विलोम नहीं है। जीव और सजीव निर्जीव होना चाहिए ना, ये भी गलत। कर्पण का उदार या आरवी भाव का तिरोभूत, आरवी भाव का तिरोभूत नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर जो कर्पण का उदार है ये बिल्कुल एक सही विलोम शब्द है। तो चौथा विकल्प आपके 26 में सही है। 28 को, दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुष, दुष्य, दुष्य और दुष। तो थोड़ा यहाँ पर आपको शब्दों को देखना पड़ेगा। पहले में दू और आधा शेष अलगम वाला, ठीक है। दूसरा में भी दू छोटा दू, ठीक है, और आधा शेष षटकोण वाला। तीसरा में बड़ा दू है और आधा शेष षटकोण, और चौथा में छोटा दू है और आधा सरोता वाला। तो दुष्कर शब्द जो है, देखो दुष्य, दुष्य ये कोई उपसर्ग नहीं होता है षटकोण और श्रोता वाला, सॉरी षटकोण और शंख वाला, बल्कि दू और से कौन सा वाला? से सरोता वाला, ये उपसर्ग होता है साथियों। तो दुष्कर में दोष उपसर्ग लगा हुआ है 28 में। चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। 29 की ओर बढ़ेंगे। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है 29 में। रत्न जड़ित, गुरु दक्षिणा, शीत उष्ण और वनगमन। तो वनगमन का द्वंद्व समास में देखो योजक चिन्ह लगता है, ऐसा आपको पता है, लेकिन यहाँ तो चारों में ही योजक चिन्ह लगे हैं। तो फिर अब क्या करोगे? अब आप समास विग्रह करके देखोगे। देखो वनगमन, वन को गमन, ठीक है, यहाँ द्वंद्व समास नहीं है। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। रत्न से जड़ित, रत्न जड़ित, तो ये तीनों ही द्वंद्व समास नहीं है, बल्कि शीत उष्ण, शीत और उष्ण ये बिल्कुल जो है साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण है। 29वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। मित्रों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। 30वां प्रश्न है, कौन से विकल्प में अशुद्ध बहुवचन है? कागज का कागजात, स्कूल का स्कूले, फूल का फूलों और चिड़िया का चिड़िया। तो देखो चिड़िया, चिड़िया शब्द को बहुवचन में बदलने के लिए उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा तो सही है, आपको अशुद्ध देखना है। फूल, फूल का फूलों, ये भी शुद्ध है। स्कूल का स्कूल है या कागज का कागजात। तो भाई ये जो प्रश्न है एक तरह से विवादित प्रश्नों के अंतर्गत आता है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल किताबें हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें इनको, तो बिल्कुल स्कूल का स्कूले भी बहुवचन लिखा हुआ है साथियों, लेकिन कागज का कागजात नहीं लिखा है, ठीक है। कागज का कागजात गलत बता रखा है उसमें। इस वजह से 30वें प्रश्न में मैं जाऊंगा पहले विकल्प पर। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो 30वें प्रश्न के लिए। बाकी तो किसी भी प्रश्न में कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो ये आपके 7वां टेस्ट कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।